624171। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति ग्राम केकैया, आमाडोंगरी, बोकर, मोढ़ाताल के ग्रामीणों को जूते, चप्पल, साड़ी, पानी का बोतल एवं छाते वितरण किए गए और संग्राहक के खाते में 200 रुपए, जिसमें पालक अधिकारी अर्जुन विश्वकर्मा, प्रबंधक राजेंद्र टेकाम, वन रक्षक पहल सिंह मार्को, सरपंच श्रीमती ममता मरकाम, पूर्व सरपंच दिनेश कोरवे, वरिष्ठ श्रीमान महेश पटेल, राजाराम पटेल, वनोपज सहकारी 341 के सदस्य ग्रामीण रहे मौजूद। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। मैडम, आज जो मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत जो भी सामग्री वितरण की जा रही है ना, ये कितने लोगों में बट चुकी है और कितने लोगों को बटेगी अभी? 200-250 लोगों को बट गया है सुबह से लेकर अभी तक। अच्छा, ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, सुबह से आके बैठे हैं, धूप में हैं, तो ये जवाबदारी तो आपकी है, ये सरपंच की होती है। नहीं, भाई पंचायत के अंदर हो रहा है तो वो आपका काम है, तो आपकी जवाबदारी नहीं है। नहीं, पंचायत कौन सी पंचायत से आप? आज आप यहाँ आए, किस उद्देश्य से आए, किस कारण से आए? थोड़ा जोर से बोल रहे थे। तो मिल गई आपको बोनस? क्या बोला जा रहा है? जमा कर दिए कागज। कितनी देर से? और कितनी देर से बैठे हो? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। पानी आने की कोई सुविधाएं यहाँ पे, व्यवस्थाएं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। और कितने लोगों को मिल रहा है, कुछ है जानकारी? बोनस जानकारी लग रहा है हमें लोग क्या दे रहे हैं। यहाँ पे और कितनी पंचायतों को मिल रहा है बोनस? 2 पंचायत दो पंचायत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत खारबा कला चौकी के ग्राम आबूरपुर रोड पर गौशाला के पास खारबा पुलिस ने नाकाबंदी कर एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोका, जिसमें 20 पेटी प्लेन अवैध शराब परिवहन करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रवीण सिंह एवं दूसरा आरोपी मिट्ठू सिंह को गिरफ्तार किया। पकड़े हुए शराब एवं कार की कीमत कुल 5,65,000 बताई जा रही है। खारबा कला चौकी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी की धारा के तहत अपराध पंजीकृत किया। साथ ही पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां ले। मैम, आज शराब जो पकड़ी है कहाँ से पकड़ी है और क्या है मामला, बताइए। जी देखिए, संपूर्ण रतलाम जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध शराब, अवैध ड्रग्स, एनडीपीएस के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही के लिए हमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जिसके तारतम्य में ये कार्यवाही की गई है। इसमें हमें थाना ताल के खारवा कला चौकी में आज कार्रवाई की गई है, जिसमें खारवा कला चौकी प्रभारी दिनेश राठौर को ये दिनांक 11 तारीख को रात्रि में यह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट, व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी निकलने वाली है, जिसमें कुछ अवैध शराब हो सकती है।
ये सूचना हमें विश्वसनीय लगी, इसलिए हमने थाना प्रभारी ताल कंसिल पाल इनके निर्देशन में एक टीम का गठन किया और उस टीम में एएसआई भाटी और खारवा कला के कुछ और पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को हमने मौके पर भेजा और ये एक स्विफ्ट जो कालूखेड़ा तरफ से आ रही थी, इसको रोक के चेक किया तो इसमें से हमें शराब प्राप्त हुई। जी मैम, कितने आरोपी पकड़ा है और कौन सी धारा में आपने इस अपराध पंजीबन किया? जी कुल 20 पेटी इसमें हमें देशी मदिरा प्राप्त हुई है, जिसे 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी इसमें हमें मिले हैं अभी जो मौके से गिरफ्तार किया गया। एक प्रवीण सिंह है जो आईए जावरा का रहने वाला है, एक मिट्ठू सिंह है। मिट्ठू सिंह ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जिला बदर भी है, पिछले लगभग 8 महीने से इसको गिरफ्तार किया गया और इस पर पुनः हमने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई है। जी मैम, और भी कोई आरोपी इसमें है? इसमें अभी इनके पीआर लेंगे और आगे पूछताछ भी करेंगे और इनकी अभी एक और राजेंद्र सिंह है यहाँ पर सेल्समैन है, उसका नाम आया है तो वो भी उसको भी आरोपी बनाया है। बाकी पीआर के बाद पूछताछ करेंगे। इसमें जो सराहनीय योगदान रहा है इस पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी ताल करण सिंह पाल थाना प्रभारी ताल हैं और उप निरीक्षक दिनेश राठौर, चौकी प्रभारी खारवा कला, एएसआई मोहन भाटी, प्रधान आरक्षक भारत सिंह, आरक्षक विश्वेंद्र सिंह, आरक्षक रौनक, आरक्षक दीपक का सराहनीय योगदान रहा है इस पूरी कार्यवाही में। मैम, एक लोनी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन शहीदों के परिजन का किया सम्मान। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को परिवार मानकर चला रहे हैं। उनकी संवेदनशील कार्य प्रणाली से सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। मंत्री श्री शाह ने प्रदेश के वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता बताई तथा संपूर्ण वन भवन वन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना। वन और प्राणियों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए की जाएगी। वन विभाग के अमले को 5,000 रुपए वर्दी भत्ता और 1,000 रुपए पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा। वन विभाग के महावत कटर जैसे अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण और कल्याण एवं बेहतरी के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के प्रति वर्ष राष्ट्र वन शहीद दिवस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणाएं आज यहां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम में की। उन्होंने चंदनपुरा नगर वन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। रेल यही बंदा था, उधर से उल्टा घर में कोई भी नहीं था, वो तो आगे कोई को तो रखा घर में एक आदमी को यार क्यों जी जी वैसे आदमी को किसी खत्म हो गया लेके एक्सपर्ट बच्चे आप लोग नहीं थे यहाँ पे? कहाँ थे? बेल भी मर गया था। बेल और एक गाय, मतलब ये क्या हुआ था यहाँ? क्या तुम्हारे हो गया होगा? बेल यही बंदा था, उधर से उल्टा जीवन जो है हाशिए पर चला जाता है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है, तो क्या कांग्रेस के इस आरोप में कितना डर लगता है आपको? देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, इस आरोप पे आप मुझे बिठा लें, कांग्रेस के नेता को बुला लें। इस देश की आजादी के बाद किसने किन जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कितना बनाया और कितना किया, मेरे मुख्यमंत्री, मेरी सरकार ने क्या किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसी ऐसी योजनाएं इम्प्लीमेंट हमने किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उनके डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे उनकी सुरक्षा का क्षेत्र हो। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको न सिर्फ विदेशों में पढ़ाई के लिए भेज रहे, न सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में 10-10 लाख रुपए साल के खर्च करके हम भेज रहे हैं। भाषण देना, आरोप लगाना और बात है, कर्म करना कोई और बात है। पॉलिटेक्निक, ITI, विदेशों में पढ़ाई और ऐसी अनेक योजनाएं हम दावे के साथ कह सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं किसी भी
फ्रंट पर, किसी भी चौराहे पर, किसी भी चैनल पर कांग्रेस के दावे को नकारने के लिए तथ्य से तैयार हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडला राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद द्वारा दिया गया सम्मान। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव होता है, एक दूसरे को सहारा दिया जाता है। इसी कर्तव्य का मैंने निर्वहन किया और कर्तव्य की सफलता का प्रमाण राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद द्वारा दिया गया यह सम्मान है, जिसके लिए राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद को मेरा नमन व धन्यवाद। श्रमजीवी पत्रकार परिषद का कार्यक्रम संजय रिडॉट कान्हा मोचा में राष्ट्रीय संयोजक नलिन कांत वाजपेयी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष देवशंकर अवस्थी जी, संभागीय अध्यक्ष राजीव उपाध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष नीरज अग्रवाल जी द्वारा मुझे सम्मान का हिस्सा बनाया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। हेलो, कान्हा क्षेत्र के शेर हैं रंजीत बुटले जी भी मंच में आए। देवेंद्र चौधरी निवास क्षेत्र के पत्रकार साथी हैं, मंच में आए, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर मोहेश साहू समाज सेवी मंडला, इनका भी हम आगे पीछे हो गए हैं। उनका भाभी श्री फोटो ले लेना, आप एक्चुअली बहुत डालती हो। ठाकुर जी का भी हम सम्मान कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण अंचल के पत्रकार नीलेश ठाकुर जी का भी आज हम सम्मान कर रहे हैं, कृपया मंच में आए। शोभित रावत जी विषय के पत्रकार साथी हैं, कृपया मंच में आए। रंजीत बुटले जी, हेलो, कान्हा क्षेत्र के शेर हैं रंजीत बुटले जी भी मंच में आए। देवेंद्र चौधरी निवास क्षेत्र के पत्रकार साथी हैं, मंच में आए, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर मोहेश साहू समाज सेवी मंडला, इनका भी हम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवनी में आयोजित 9 दिवसीय राम कथा में पधारे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है, अब हिंदुओं की सहन सीमा के बाहर कुछ चीजें जा रही हैं। उदयनिधि ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं सनातन धर्म को लेकर, वह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ तो मंदिरों में भी भेद नहीं है। जिस प्रकार की बातें उदयनिधि ने कही वह मंद बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। वहीं अपने जीवन का परिचय देते हुए उत्तराधिकारी बनने पर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। सिवनी से राधेश्याम सनोडिया की रिपोर्ट। धर्म के बारे में राजनीति जो अपशब्द कहते हैं उसको लेके कोई भी कार्रवाई बड़ी होती नहीं। अगर दूसरे धर्म के प्रति आप कहते हो तो आप पे कार्रवाई, इस पर आपका क्या कहना है? ये दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि अब ये हिंदुओं की सहन सीमा के बाहर चीज़ें जा रही हैं। अभी उदयनिधि ने जिस प्रकार की बातें कही सनातन धर्म को लेकर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप बताइए किस धर्म में इस प्रकार के भेदभाव नहीं हैं? यदि हम क्रिश्चियनों को देखें तो वहाँ पर भी 2 शाखाएं हैं उनकी। यदि हम इस्लाम को देखें तो वहाँ पर भी शिया और सुन्नी और उसके बाद अहमदी, बरेलवी, ऐसे तमाम शाखाएं निकली हुई हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में तो मंदिरों का भेद नहीं है, लेकिन यदि हम इस्लाम को देखें या ईसाई परंपरा को देखें तो उनके यहाँ एक दूसरे के चर्च या मस्जिदों में भी लोग नहीं जाते हैं। आज हम पाकिस्तान को देखें, वहाँ तो हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है और वहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से इस्लामिक कंट्री है, लेकिन तब भी आए दिन वहाँ मस्जिदों में, वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के मदरसों में आए दिन हमले हो रहे हैं। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये वहीं के इस्लामिक परंपरा के लोग हैं जो आपस में लड़कर मर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई वह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के हमने सुना है कि कुछ रिटायर्ड जजों ने और हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों ने और जो साहित्य की परंपरा से सोचने वाले कुछ लोगों ने इसमें मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है कि इस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि वो मंद बुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ साध्य नहीं है, केवल कृपा साध्य है। यह गुरु कृपा ही है। और हमारे यहाँ हमारे जो आचार्य पीठ हैं, जो मठ हैं, उनमें उत्तराधिकार की परंपरा निरंतर रही है। हमारे निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में तो 14 वर्ष की अवस्था में उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ऐसी परंपरा रही है, तो ये उन्होंने कृपा की है और उनका
जो निर्देश है, जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा अनुरूप हम लोग धर्म के प्रति और उनके जो कार्य हैं उनको विस्तृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। जैसे गुरुजी को बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी क्या पढ़ाई की शास्त्रों की, या आप अभी कहाँ तक इस विषय में पहुँचे हैं कि क्या शास्त्रों के प्रति आपका रुझान है, या आप शास्त्रों के बारे में कितना बता सकते हैं? देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक छंद लिखा है कि अलप तो अवधि तामे जीव बहु सोच पोच, करीबे को बहुत है कहा कीजिए, ग्रंथन को अंत नहीं काव्य की कला, अनंत राग है रसीलो रस कहाँ पीजिए। और अंत में गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी अद्भुत बात लिखी कि अंत में उन्होंने जो कहा कि जीवन को यदि सुधारना है तो केवल राम नाम का आश्रय लो। ये भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की महानता है कि यहाँ ग्रंथों का कोई अंत नहीं है। पूरा जीवन, कई जन्म अध्ययन करने के लिए कम पड़ सकते हैं, और उसमें भी पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान तो भारतीय संस्कृति के, हिंदू धर्म के एक चलते फिरते ग्रंथालय की भांति हैं। उनके चरणों में रहकर कुछ हमने भी अध्ययन किया है और अध्ययन चल ही रहा है। मेरी पीएचडी जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण विषय में चल रही है, और वहाँ के प्रोफेसर के, आचार्यों के निर्देशन में मैं अपना विषय उस पर शोध कार्य में संपन्न कर रहा हूँ। गुरुजी, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? और स्वामी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे त्रिनेत्र हैं, जिसमें आपको भी एक नेत्र बताया था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब गुरु जो है, हमारे भारतीय दर्शन में गुरु को शंकर की तरह माना गया है। गुरु और शंकर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार शिवजी के 3 नेत्र होते हैं, उसी प्रकार गुरु के भी 3 नेत्र होते हैं। अब यह उन्होंने जो भी देखा हो, लेकिन मेरी ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि मैं उनका नेत्र बन सकूं, और ये उन्होंने अगर कहा है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं यह मानता हूं कि इसकी पात्रता भी, इसकी कृपा और इसका सामर्थ्य भी केवल गुरु चरणों की रज से ही हमें प्राप्त हो सकता है। आप मूलतः गुरुजी कहाँ के रहने वाले, क्योंकि आपका बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि जैसे कहाँ से हैं या कहाँ से। वैसे मेरी जन्मभूमि जो है वह अवध के समीप ही प्रतापगढ़ जनपद की है, जहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म हुआ, जहाँ पर श्री कृपालु जी महाराज का जन्म हुआ, वहीं का मेरा भी जन्म है। और 11 वर्ष की अवस्था में मैं गुरुचरणों में आ गया था, और तब से गुरुचरणों की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। अब वर्तमान में कहूँ तो वर्तमान में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना करेरा पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि झांसी की तरफ से 2 व्यक्ति अवैध रूप से 2 प्लास्टिक की बोरी एवं एक हरे रंग के बैग में गांजा लेकर बेचने के उद्देश्य से करोरा तरफ आ रहे हैं। आने वाले रोड पर चेकिंग लगाई गई, तभी झांसी तरफ से एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति शिवालोदी अजय राजपूत की तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों से कब्जे में सूखा गांजा 20 किलो कीमती 20 लाख बरामद किए गए। रात्रि में जो गांजा पकड़ा है उसकी क्या कार्रवाई? रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि माया शिव लोधी निवासी जुझाई और कुणाल राजपूत निवासी बबीना का मोटरसाइकिल से अवैध रूप से झांसी तरफ से गांजा लेके आ रहे हैं। उस सूचना के आधार पर आईलब तराई पर चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी निकले, जिनके मोटरसाइकिल पर कट्टे लटके हुए थे। उनकी चेकिंग की गई, उनके नाम पता पूछे। चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से करीब 20 किलो गांजा कीमती करीब 20 लाख रुपए का पकड़ा गया है। आरोपी के विरुद्ध 8/20 की एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से गांजे के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछोर कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर आज कांग्रेस की पदाधिकारी महिलाओं ने थाने में एसडीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महिला को कहना है कि हमारे विधायक केपी सिंह कक्काजू के ऊपर जो भाजपा के लोगों ने आरोप लगाए हैं एवं वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर वायरल किया है, जिससे हमारे विधायक की छवि धूमिल हो रही है। हम सब महिलाएं चाहती हैं कि वीडियो की जांच की जाए और ऐसे में लोगों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने हमारे विधायक के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष उषा लोधी ने बताया कि हमारे विधायक 30 सालों से पिछोर विधानसभा की सेवा कर रहे हैं और वह हमेशा महिलाओं का सम्मान रखते हैं। कुछ लोग द्वारा हमारे नेता की छवि धूमिल की जा रही है। इस संबंध में हमने हजारों महिलाओं के साथ थाने में जमकर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि मामले में निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बाइट कांग्रेस नेत्री उषा लोधी। सर इसके साथ मैंने सारे प्रिंट आउट लगे हैं। आप ये दोनों मामलों की आपसे निवेदन है कि आप जांच कराएं ये और उनके खिलाफ हुआ है हमारे ये जो छवि जो चुनाव का समय है तो उनका चुनावी माहौल जो खराब किया जा रहा है विपक्षियों के लिए, तो इस पर आप सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जांच करके इसका दोनों विधायक की जो वीडियो डाला गया है उसको अगर पूरा सुना जाएगा तो वो व्यवहारिक तौर से किसी चीज का उदाहरण दे रहे हैं खुद के लिए। उस वीडियो को लोग खराब तरीके से सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सर देखते हैं सर और हमारे विधायक की छवि करेगा ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे संरक्षक रहे हैं माननीय महोदय से कि आप और आगे बोलो के सम्मान ये आज थाने पर महिला कांग्रेस की नेत्रियां कुछ साथियों के साथ एकत्रित होकर थाने पर आई थी। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि वर्तमान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है जिसमें वर्तमान विधायक के किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तारतम्य में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि आप उस वीडियो की और उन लोगों की जाँच करें और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने का कष्ट करें। एक और आवेदन नेत्री ने दिया है जो कांग्रेस की नेत्री ने, उसमें क्या? हाँ, उसमें भी उनका ये कहना है कि उनको लेकर व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने फेसबुक आईडी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो उसको हम गिरवा लेंगे मामले को और जो भी उसमें विधिसंगत आगे वैधानिक कार्रवाई होगी उसको। आरती जी, आज हजारों की संख्या में महिला थाने पहुंची और उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? हमारे विधायक जी पे जो झूठा आरोप लगाया गया है विपक्ष ने कि विधायक जी ऐसे हैं, पर हमारे विधायक जी 30 साल से विधायक हैं, कोई नए तो है नहीं है। इतने सालों से तो उन्होंने किसी भी महिला की बेइज्जती नहीं की, अब बेइज्जती की। बताइए, ये सब झूठे आरोप हैं। वीडियो की जांच की जाए तब सत्य साबित होगा। और विपक्षी महिलाएं जब कहाँ गई थी, जब सही में महिलाओं का जब उन्होंने बोला गया था सुंदर सुंदर महिलाओं के साथ डांस करवाते ये करें, जब कहाँ गई थी? किसने बोला था? बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने बोला था कि जब सुंदर सुंदर जो महिलाएं होती हैं उनके साथ पंडित लोग डांस करते हैं। ये तो कितने आपत्तिजनक भाषण थे ना। तब तो कोई महिला आगे नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। अब कोई भी बात नहीं है, फिर भी हमारे विधायक जी को फंसाया जा रहा है। और जबकि हमारे विधायक जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज तक उन्होंने न कभी जातिवाद किया है, न महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कभी भी किसी भी महिला, मेरी इतनी सारी बहनें हैं, अध्यक्ष महिला पिछड़ा वर्ग। अच्छा उषा जी, आज कांग्रेसी महिलाओं ने एकजुट होकर हजारों की संख्या में जो थाने में ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि हमारे सम्माननीय विधायक जी की छवि को लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके सम्मान में पूरे क्षेत्र की महिलाएं आज मैदान में आई हैं। पिछले 30 साल से चाहे मीडिया देख ले, चाहे सरकार देख ले, भले 20 साल से सरकार नहीं है, लेकिन माननीय कक्काजू साहब के सानिध्य में महिलाओं को हमेशा उन्होंने बढ़ाया, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो,
हो चाहे राजनीति हो, आज भी उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4 जो नगर पालिका और जनपद अध्यक्ष है वो महिलाएं हैं। पूर्व में भी उन्होंने महिलाओं को अच्छे पदों से नवाजा है और हमारे विधायक जी के संबंध में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, हम लोगों के उसमें भी करते हैं, वो भी हमने आवेदन दिया है। हमें भी पर्सनली लोग परेशान करते हैं जाति के होने के चक्कर में। तो अगर कोई हमारे विधायक जी पे कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा, उसको इस क्षेत्र की महिलाएं बख्शेंगी नहीं, ये हमारा कहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर वर्दी को शर्मसार करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें खनिया थाना के पदस्थ एक दीवान राजकुमार सेंगर नशे में धुत बस स्टैंड पर सड़क पर पड़ा है, जिसे राहगीर देखकर हंसी करते नजर आए। पुलिस की वर्दी में ड्यूटी पर नशे की हालत में इससे पहले भी इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्हें खनिया थाने से पदस्थ कर दिया जाता है। यह सुनने में आया कि यह शख्स हर तरह के नशे करता है। परंपरागत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भाजपा की जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को रोकने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन को गोली देने के लिए कांग्रेस के एक के बाद एक नेता आगे आ रहे हैं। यूपीए का चोला बदलकर कांग्रेस की घमंडिया गठबंधन बनाया है। राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार सनातन संस्कृति को सम्मान दे रही है। सिवनी से राधेश्याम सनोडिया की रिपोर्ट। अन्य जो कारनामे करता है, जिसके माध्यम से हथियार, ड्रग्स और आतंकवाद को फैलाने का काम, वो पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है और जब तक ये बंद नहीं होता, हमारे सैनिकों, हमारे निर्दोष नागरिकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की ओछी हरकतें, तब तक जो बीसीसीआई या अन्य संगठनों ने जो निर्णय पहले ले रखा है कि द्विपक्षीय बायलैटरल वो सीरीज नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो देश के हित में भी है और जो भावना है उसको आहत भी नहीं करता। आदि सब कुछ है और जनता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग विदेशों में जाकर विदेशी लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता के पास गांव-गांव जाकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि फिर अवसर दीजिए। बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश को लाकर खड़ा किया। अब मध्य प्रदेश को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जैसे हमारा भारत आगे बढ़े, उसमें मध्य प्रदेश का और योगदान बढ़े, इसलिए जनता का आशीर्वाद और चाहते हैं। मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करो। बहुत स्पष्ट कहता है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में लिखते हैं भारत सरकार के मंत्री। आप भी गर्व से कहते हो भारत माता की, सब कहते हैं। हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन कुछ लोगों को भारत नाम से चिढ़ क्यों है? सवाल ये है, उनको दर्द क्यों होता है? और जब सदन होगा, सत्र आएगा, सदन में भाग लें, चर्चा में भाग लें। संसद सत्र में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सदन में हाजिर रहें, चर्चा में भाग लें, क्योंकि विपक्ष की आदत बन गई सड़कों पर हल्ला करते हैं, सदन में चर्चा नहीं करते। ये चर्चा से भागते हैं क्योंकि इनके पास तर्क भी नहीं होता, तथ्य भी नहीं होते। और मैंने तुलना करके बताया है कि ये कांग्रेसी ये देश को भी और मध्य प्रदेश को भी पिछड़ा कर रहे थे। हमने देश को भी आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाया, और देश के आगे बढ़ने की गति मध्य प्रदेश की गति के साथ जुड़ी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश के लोग फिर एक बार देश की गति को और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि आखिरकार देश में एक समय पर ही चुनाव क्यों ना। अभी देखिए, इसी साल की शुरुआत में 2 राज्यों में चुनाव हुए, अब फिर 5 राज्यों में चुनाव होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर अगले साल की शुरुआत में फिर चुनाव है, फिर मध्य में चुनाव है, फिर अक्टूबर में चुनाव है। तो एक साल में कितने चुनाव होंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है।
अगर एक समय चुनाव होंगे, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, काम भी ज़्यादा होगा। अगर हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, धन बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करते हैं, तो कांग्रेस और विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? क्यों डरती है कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन से? क्यों डरता है विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन से? क्या तर्क है उनके पास वन नेशन वन इलेक्शन ना हो? तो ये मुद्दा साथियों, भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पिछले कुछ दिनों में जहां देश की राजधानी दिल्ली में G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नया भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया भारत में और भारत के प्रति एक उम्मीद के रूप में देखती है। और आज जब मैं भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आया हूं, तो अगर मैं आज से लगभग 20 साल पहले जाऊं तो इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। विकास दर 1% भी नहीं थी, सड़कें टूटी फूटी होती थी, कृषि नाम मात्र थी। लेकिन क्या बदला पिछले कुछ वर्षों में? जनता का एक सही निर्णय कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा तो जहां विकास दर 1% से कम थी, आज 16% के लगभग। कृषि विकास दर ना के बराबर थी, वो लगातार 18% के औसतन चल रही है। जहां एक और औद्योगिक विकास दर ना के बराबर थी, आज देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सिंचाई योजनाएं नाम मात्र थी, बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को पहले 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, आज वो जहां इंटरेस्ट सब्सिडी देकर लगभग 0 के बराबर कई जगह पे हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 रुपये थी सन 2002 में, वो आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। बहुत कुछ बदला है। तब बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपये था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब प्रदेश की आय भी बढ़ी है, प्रदेश का विकास भी हुआ है। और प्रदेश का जब बजट बढ़ता है तो विकासात्मक योजनाओं के लिए उसमें धन का प्रावधान भी किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 86,800 करोड़ रुपये था 2002 में, जो बढ़कर 13। ये शायद सपना कभी पूरा ना हो पाता अगर मोदी जी की सरकार ना आती। देश के रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाया,
ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तो दी ही, देश में 40,000 किलोमीटर रेल लाइन को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम भी किया है। जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी सरकार ने किया है। पेंच नहर का निर्माण कांग्रेस ने रोक दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने वो भी करवाया है। आधुनिक सुविधाकरण, जो सुविधा युक्त जो कलेक्ट्रेट है, जहां पर हमारे नागरिकों को जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराना है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नल जल यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल देने की सुविधा, ये पूर्व की सरकारें कोई नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष तौर पर यह कार्य किया है और गांव-गांव पेयजल योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। फ्लाईओवर तो बने, लेकिन साउंड प्रूफ बने, ये भी सुनिश्चित यहाँ के लिए मोदी सरकार ने किया, प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया। और मित्रों, लाइट एंड साउंड शो, ये भी हमारे यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हमारी लाडली बहना आवास योजना, जिन बहनों के पास आवास की सुविधा नहीं, जहाँ एक और 4 करोड़ आवास देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाकर दिए, जहाँ हमारे मध्य प्रदेश को भी लाखों आवास, उसके माध्यम से अगर देश का सबसे बड़ा एक साथ आवास देने का कार्यक्रम कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में वो हुआ। और अब हमारी बहनों को उसमें और सुविधाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस तो सनातन धर्म को गाली निकालने में एक के बाद कोई दूसरा नेता पीछे नहीं हट रहा। इनका ये जो ठगबंधन बना है, वो नेता जिनके भ्रष्टाचार में नाम एक से दूसरे दल के आए, जो यूपीए के प्लेटफॉर्म पर थे, वो अपना चेहरा बदलने के लिए, चाल और चरित्र तो बदले नहीं, चेहरा भी वही है, चोला बदलने का काम किया है यूपीए से, लेकिन चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, पीछे वही चेहरे नजर आएंगे जिनका ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। वो तो कुछ नहीं कर पाए थे। आज वो एक के बाद दूसरा मुंबई की अपनी मीटिंग के बाद हिंदुओं को अपमानित करने में लगे हैं, सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह में दही जम गई है। वो एक शब्द नहीं बोले नेताओं के खिलाफ। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है कि हिंदुओं को अपमानित करो, वोटों का ध्रुवीकरण करो और चुनाव जीतने के लिए उन लोगों का उपयोग करो जो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, भव्य और दिव्य महाकाल लोक का निर्माण किया है। आप देखिए यहाँ पर टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। आस्था का केंद्र जो है वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज़्यादा होगी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले। और अब महाकाल लोक के बाद ओंकारेश्वर में और उसका भव्य निर्माण किया जा रहा है। शंकराचार्य जी की बड़ी प्रतिमा का निर्माण वहाँ पे किया जा रहा है। मित्रों, आप देखिए देश में दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण हो, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम का निर्माण हो, दिव्य और भव्य काशीनाथ विश्वनाथ का हो, और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने की बात हो, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने की बात हो, बौद्ध सर्किट बनाने की बात हो, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। जहां एक और आस्था के केंद्रों के आसपास आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण और भव्य निर्माण हुआ, वहीं पर कांग्रेस ने एक के बाद दूसरे नेता ने और इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने
हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ लगातार प्रहार और दुष्प्रचार का काम किया है। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम जनता के बीच में अपनी विकास की योजनाओं को लेकर जाएंगे और उनका आशीर्वाद फिर एक बार डबल इंजन की सरकार के लिए मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक बड़े चैनल ने भी कहा कि कैसे दुष्प्रचार करके और भ्रम फैलाकर फर्जी सर्वे दिखाकर कुछ लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनका ज़मीन पे कुछ नहीं। इनमें उन लोगों के नाम भी आते हैं जो कभी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी तक कह देते थे, जो हिंदुओं को हिंदू आतंक की बात करते हैं। उसी विचारधारा के लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने देखा कि जब आपदा का समय था उस समय कांग्रेस की सरकारें कैसे डगमगा रही, कांग्रेस के नेता कैसे भ्रम फैला रहे थे मेड इन इंडिया वैक्सीन के खिलाफ, भारत के वैज्ञानिकों के काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये उसी भारत में, हमारे भारत में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगी? वो नेता जो भ्रम फैलाते थे उन्होंने भी लगवाई। क्या 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज नहीं दिया? क्या हमारे यहीं के वैज्ञानिकों ने मंगलयान से लेकर चंद्रयान मिशन को सफल नहीं किया? ये वही लोग हैं जो हमारे वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज देश नहीं दुनिया उन पर गर्व महसूस करती है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका यूनियन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। देश का एक मतलब बड़ा चल रहा है मोदी जी की नीति के। पीएम जॉब मेला में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया, लगभग 6 लाख लोगों को दे भी चुके हैं और करोड़ों लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर खड़े किए। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वें नंबर से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और उसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के युवाओं के कौशल को जानकर स्टार्टअप जैसी योजना की शुरुआत की, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत खड़ा हुआ। 1 लाख के लगभग स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, यानी कि एक कंपनी की कीमत लगभग 8,500 करोड़ कम से कम है। तो मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, प्राइवेट क्षेत्र में भी जो अवसर बढ़े हैं वो क्यों? मुद्रा योजना में लगभग 34 करोड़ लोन दिए गए, 34 करोड़ खातों को लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपया उनको बगैर किसी जमीन, बगैर किसी घर को गिरवी रखे मिला है। यानी कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर और सुनिश्चित हुए। पहले उनको चक्कर काटने पड़ते थे और 30% ब्याज लेना पड़ता था। आज 7, 8, 9%, 10% ब्याज पर पैसा मिलता है और बगैर जमीन गिरवी रखे मिलता है। ये बदलाव देश ने देखा है। महिलाएं भी इसमें बहुत आगे आई। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक संकल्प के रूप में लिया। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ड्रोन की उड़ाने की और रिपेयर की सुविधा भी उनको सिखाने का काम मिलेगा। तो बहनों को उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक प्रयास है। लाखों युवाओं को कौशल के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना हमने चलाई, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया और 17 तारीख को विश्वकर्मा योजना देश भर में हजारों करोड़ रुपए की लॉन्च करने प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे काम जो कौशल भी और दूसरी तरफ से ऋण देने का भी और प्राइवेट क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम भी मोदी की सरकार ने किया। वहीं शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में उन केंद्र की योजनाओं के साथ साथ अपने राज्य की योजनाओं को भी बहुत आगे उड़, स्काई योजना है कि नहीं है?
सीखो कमाओ योजना, ये पंख लगाने की बात है। युवाओं को सिखाओ भी, कमाओ भी और आगे बढ़ने का अवसर भी। चुनाव होंगे, कौन कौन से चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है वन नेशन वन इलेक्शन भारत के हित में है, भारतीयों के हित में है और इससे देश का समय और पैसा दोनों बचे। जो INDI जो गठबंधन के जो मेंबर है स्टालिन है, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी उसकी मेंबर है। और मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो लगातार कथाएं करवा रहे हैं, धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? चुनाव आते ही कांग्रेस के नेता और उनके गठबंधन दल के नेता, कोई शिव भक्त, कोई देवी भक्त, कोई हनुमान भक्त, तो कोई कृष्ण भक्त हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म का अपमान करना, हिंदुओं का अपमान करना, उनके बारे में अपशब्द कहना, उनका HIV, एड्स, डेंगू, मलेरिया के साथ तुलना करना, अपमानित करना, उस पर एक भी आलोचना करने के लिए आगे नहीं आता। उन नेताओं को बेतुकी बयानबाजी बंद करने के लिए नहीं कहता। इससे पता चलता है कि ये सोची समझी साजिश है। ये संविधान क्या अनुमति देता है किसी धर्म को जड़ से मिटाने की, किसी धर्म के खिलाफ अपशब्द कहने की? राहुल गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जी जवाब दें। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं? क्या संविधान को तार तार करने की बात नहीं? क्या बाबा साहब अंबेडकर दिए संविधान का अपमान नहीं है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम, सनातन धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम और धर्म को जड़ से खत्म करने का काम डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और श्रीमान राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेसी नेता क्यों उड़ा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेता क्यों उड़ा रहे हैं? और उनको जवाब देना चाहिए कि अगर मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाते हैं, नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या लंदन हो, वहाँ पर पंच तीर्थ का निर्माण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान पर माथा टेककर नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के आधार पर संविधान की रक्षा करते हुए भारत को आगे बढ़ाया। उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेसी नेता और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। देश को जवाब देना चाहिए, संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? और मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पुत्र उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम गई है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है, लेकिन कांग्रेसी चुप बैठे हैं। हादी मेडिकल डिंडोरी में प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा त्वचा सौंदर्य एवं लेजर थेरेपी इलाज एवं परामर्श की सुविधा है। परामर्श के लिए चिकित्सक प्रत्येक रविवार उपलब्ध है। हमारा पता है सुखवार जलाराम पेट्रोल पंप के सामने। संपर्क करें, मोबाइल नंबर है 9424385510 और 6264624171। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल सरपंच महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव गोपाल सिंह पवार ने समस्त मध्य प्रदेश के सभी सरपंच साथियों से आग्रह किया कि
वह दिनांक 12 सितंबर 2023 को एनसीसी ग्राउंड पिपलानी में सुबह 11 बजे पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को अपनी मांगें व अपने अधिकारों को लेकर ज्ञापन सौंपें। संवाददाता आरती ठाकुर की रिपोर्ट। जी सर, नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह पवार, प्रदेश महासचिव सरपंच महासंघ मध्य प्रदेश। मित्रों, मैं मध्य प्रदेश के सभी सरपंच साथियों, भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 12 सितंबर 2023 को एनसीसी मैदान पिपलानी भोपाल में सरपंच महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें प्रदेश के सभी सरपंच के अधिकारों व मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि एनसीसी मैदान पिपलानी भोपाल में 12 तारीख को 11 बजे पहुँचे तथा अपनी मांगों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम को सफल बनावे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने सिवनी विधायक के पक्ष में मध्य प्रदेश के सिवनी जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कथा के दौरान कहा कि इस बार तो आप मुनमुन को होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में। मैं और मुनमुन को मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। महाराज जी ने आगे कहा कि मैं कोई उनकी वकालत करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये लड़का मुनमुन राय तो मुझे इतना प्रिय है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर से मुझे बिठाना है। गौरतलब है कि सिवनी में आज रामभद्राचार्य की रामकथा शुरू हुई है, जो कि 17 सितंबर तक चलेगी। राजधानी सनोडिया की रिपोर्ट। मिनिस्ट्री में इनको दर्द मुझे किसी न किसी विभाग बिठाना है। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत करने, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको। इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको दर्द मुझे किसी न किसी विभाग बिठाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत सचिवों की महापंचायत में की गई घोषणाओं के उपरांत शासन के प्रतिनिधि रमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश हेमंत श्रीवास्तव, महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ मनमोहन गिरी, अध्यक्ष कृषि विभाग का आभार कार्यक्रम के साथ साथ एक नई परंपरा स्थापित करते हुए पंचायत सचिव साथियों का संगठन के द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सचिव साथियों का हाकिम सिंह यादव ने माला तिलक से स्वागत किया। कार्यक्रम में बहुत संख्या में सम्मानीय सचिव साथी उपस्थित रहे। सभी साथियों ने सचिवों को सम्मान के साथ अधिकारों के लिए एक मंच पंचायत सचिव संयुक्त संघ प्रदेश को आगे चलाने का संकल्प लिया। बोल जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, साईं राम भगवान की जय। माननीय हाकिम सिंह भैया जी के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम भोपाल में जो आयोजित सचिव संगठन है वो 2 से 3 विभागों में बढ़ गया। कोई कारण नहीं है ना सचिव संगठन अपनी पदों की महत्वाकांक्षा और सभी कोई पदों की महत्वाकांक्षा नहीं है। सचिव संगठन सचिव संघ एक है, अपने अपने काम करने का तरीका है। कोई उग्र तरीके से बात करता है, कोई विनम्र तरीके से बात करता है, कोई शासन के खिलाफ जाके बात करता है, कोई पक्ष रख के बात करता है। हमारा सचिव परिवार पूरा 20,000 लोग एक साथ है, जब जरूरत पड़ेगी साथ के साथ। अभी मंच से एक बात और कही गई कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उसमें सरपंच जो है वो भ्रष्टाचार करता है और जो सचिव है उनको बेवजह पीसा जाता है। कोई भ्रष्टाचार का नहीं। आज की तारीख में पंचायती राज व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिंगल एक ऐसा विभाग है जो पूरा कैशलेस है, जियो टैग है और उसको पूरा मतलब डिजिटल हो गया है। तो वक्ता ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योग एवं व्यापारी प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपना ज्ञापन दिया। उन्होंने उद्योग एवं व्यापारी प्रकोष्ठ जिला भोपाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरडिया, अजय सोगानी, तेजेंद्र सिंह पाली, जिला अध्यक्ष गोविंद गोयल, उपाध्यक्ष एवं प्रभारी व्यापारी संगठन जेपी धनोपिया, उपाध्यक्ष एवं प्रभारी समस्त विभाग एकत्रित हुए और सभी जिलों के अध्यक्ष एवं तहसील सब अध्यक्ष आज मानस भवन भोपाल में एकत्रित हुए।
उन्होंने औद्योगिकी संस्थानों पर साल भर से डाटा एकत्रित कर रहे थे। ये बताया समस्या क्या है, समस्या का समाधान कैसे हो। सरकार को राजस्व देने कर बाद भी सब परेशान हैं, मगर अधिकारियों एवं नेताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। यह व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और उद्योगों के लिए भ्रष्टाचारियों ने हद पार कर रहे हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स सभी देने के बाद भी हम अधिकारियों एवं नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, जिसका साक्षी यह आज देश प्रदेश अध्यक्ष चौरडिया ने बताया। कहा, सुनिए संवाददाता आरती ठाकुर की रिपोर्ट। व्यापारी वर्ग अपनी भामाशाह की भूमिका में रहना चाहता है कि जो मुख्यमंत्री समाज कल्याण, देश कल्याण और जिस आवश्यकता जिसको है उनके लिए जो अच्छी नीति बनाए, पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, उसके लिए भामाशाह की तरह वो पैसा ईमानदारी से टैक्स कर खजाना भरने के लिए तैयार रहेगा। मंच से भी हम व्यापारियों ने माननीय कमलनाथ जी को आज आश्वस्त किया है कि आप हमें केवल भय मुक्त व्यापार करने की और इंस्पेक्टर राज की मुक्ति दीजिए। पॉल्यूशन की जिस तरह से रोज वसूली हो रही है, मंडी टैक्स दोहरा है, लोगों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, उस स्थिति से बाहर लाइए। हम व्यापारी आपको आश्वस्त करते हैं कि आप अपनी योजना लगाते लगाते थक जाएंगे, पर मध्य प्रदेश जो इस देश का दिल है, उसको धड़कने के लिए जिस खून की आवश्यकता है वह है मध्य प्रदेश की रेवेन्यू। वो व्यापारी देगा और इतना देगा कि सरकार का खजाना भर के उबलने लगेगा, फिर भी पैसा खर्च नहीं होगा। वाले उनके घर में हैं, उनके परिवार में अलग व्यवसाय चल रहे हैं, पर जो हमारी बहनें अपना खुद का इंडिपेंडेंट व्यवसाय कर रही है, वो चाह रही कि हम सब बहनें एक क्लस्टर में काम करें, उन तक की ज़मीन नहीं छोड़ी। इसी सरकार से क्या आशा की है? तो हम माननीय कमलनाथ जी को आज सारी चीज़ें बताई। आपको मालूम है, आज पिछले 8 दिन से मध्य प्रदेश की सारी मंडी में ना कोई बड़ा नेता, ना कोई बड़ा अधिकारी, ना कोई बड़ा पोस्ट होल्डर, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री किसी मंडी से, जबकि मंडी कितना टैक्स दे रही है, एक किसी व्यक्ति से बात करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। और जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके मंत्री टैक्स अपना मंडी से टैक्स हटाने के लिए, उसके बाद भी लगा हुआ है। ऐसी स्थितियाँ हैं, तो सरकार बदलेगी तभी मौसम मध्य प्रदेश में। कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि देने की बात उठी है व्यापारी वर्ग के लिए। देखिए, व्यापारी वर्ग केवल सम्मान चाहता है। व्यापारी वर्ग को सर अपना परिचय। मैं अजय चौरडिया, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ एवं उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज बैठक का क्या उद्देश्य था, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, बैठक तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, तहसील अध्यक्ष, सब तहसील अध्यक्ष और पूरे राज्य से आए हुए चुनिंदा व्यापारी जो पूरे प्रदेश में अलग अलग व्यावसायिक संस्थानों पर, औद्योगिक संस्थानों पर पिछले 1 वर्ष से कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे थे। हमारे प्रतिनिधि दिन में एक व्यवसायी या उद्योगपति के यहाँ जाकर साल भर से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है। उस सब समस्या के समाधान में पाया गया कि सबसे बड़ी समस्या, व्यापारी अपना व्यवसाय करता है, वो भय मुक्त होकर नहीं बल्कि भय से व्यथित होकर कर रहा है। सरकार को ईमानदारी से कार्य कर राजस्व दे रहा है, जिसके कारण कई योजनाएं चल रही है, पर उसके बाद उसकी स्थिति नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहने की एवं चंदाखोरी करने वालों को नोटिस देकर परेशान करने वाले अधिकारियों के सामने हाथ खड़े करने वाली स्थिति में लाके रख दिया। व्यवसायी सरकार से ना तो कोई मदद चाहता है, ना कोई खैरात चाहता है। उसे केवल 2 ही चीज़ चाहिए, एक अपना सम्मान ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे, और दूसरा भयमुक्त वातावरण।
जो आज इस प्रदेश में तो नहीं बल्कि वर्तमान स्थितियों में पूरे देश में लगभग समाप्त हो चुका है। अगर आप जीएसटी को देखें तो हर कुछ दिन के बाद एक नया अमेंडमेंट आता है, कभी उसको ईडी से जोड़ दिया जाता है। जब अभी पिछले 2 महीने के पहले इन्होंने 70 दिन के लिए